साल 1975, 25 जून की रात। पूरे देश में अचानक इमरजेंसी लगा दी गई थी। लोकतांत्रिक भारत में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो किसी बड़े तूफान से पहले का होता है। बड़े बड़े राजनेताओं को रातों रात उनके घरों से उठाया जा रहा था और जेल की काल कोठरियों में धकेला जा रहा था। पुलिस की सायरन से मुंबई की सड़कें गूंज रही थीं। कोई नहीं जानता था कि कल सुबह क्या होगा। इसी अफरा तफरी और खौफ के बीच मुंबई पुलिस की एक स्पेशल और भारी भरकम टीम ने एक ऐसे आदमी के आलीशान बंगले पर छापा मारा जो ना तो कोई राजनेता था और ना ही कोई खूंखार आतंकवादी। लेकिन उसका रुतबा और ताकत ऐसी थी कि उसके एक इशारे पर करोड़ों रुपयों का खेल पल भर में इधर से उधर हो जाता था। यह वो इंसान था जिसके दांव पर पूरे भारत की धड़कनें टिक जाती थीं। पुलिस ने बिना कोई मौका दिए दरवाजा तोड़ा और उसे धर दबोचा। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा जुआरी, सट्टेबाजी की दुनिया का बेताज बादशाह रतन खत्री था। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक आम सा इंसान बिना किसी पॉलिटिकल पावर के, बिना किसी हथियारों की फौज के एक ऐसा अंपायर खड़ा कर सकता है जिसका टर्नओवर उस दौर में करोड़ों में था? आज हम बात करेंगे भारत के मटका किंग की। ये कहानी है उस दौर की जब मुंबई की मिलों में काम करने वाले गरीब मजदूरों से लेकर बॉलीवुड के सुपरस्टार्स तक सब एक ही नशे में चूर थे, मटका। ये कहानी है जुए की उस लत की जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के समानांतर एक काली अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी। ये कहानी है कल्याणजी भगत और रतन खत्री की, जिन्होंने भारत को जुए की एक ऐसी लत लगाई जिसने पुलिस, अंडरवर्ल्ड और राजनीति सबको एक धागे में पिरो दिया। लेकिन कहानी में सिर्फ पैसा नहीं था, इसमें धोखा था, लालच था और अंत में था बहुत सारा खून। कहानी की शुरुआत होती है 1960 के दशक से। साल 1962। मुंबई, जिसे तब बंबई कहा जाता था, दादर, वर्ली और परेल के इलाके कॉटन मिलों से भरे हुए थे। आसमान छूती चिमनियां और सायरन की आवाजें बंबई की पहचान थीं। हजारों मजदूर दिन रात इन मिलों में पसीना बहाते थे। उनकी जिंदगी में मनोरंजन के नाम पर कुछ खास नहीं था। दिहाड़ी में मिलने वाले चंद रुपयों से वो बस अपना घर चलाते थे। इसी बीच कल्याणजी भगत नाम का एक शख्स, जो कभी गुजरात से बंबई आया था और वर्ली में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था, उसने एक ऐसा आइडिया निकाला जिसने बंबई की सड़कों का मिजाज ही बदल दिया। उस वक्त न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज से कॉटन के रेट आते थे, खुलने का रेट और बंद होने का रेट। ये रेट टेलीप्रिंटर के जरिए बंबई पहुंचते थे। कल्याणजी ने इसी रेट पर सट्टा लगाना शुरू किया। लोग 1 रुपए लगाते और अगर उनका अंदाजा सही होता तो जीतने पर 9 रुपए पाते। मजदूरों के लिए यह रातों रात अपनी गरीबी दूर करने और अमीर बनने का एक सुनहरा सपना था। इसे नाम दिया गया वर्ली मटका। वर्ली मटका आग की तरह पूरे बंबई की चालों और बस्तियों में फैल गया। लोग अपनी आधी पगार इस मटके में लगाने लगे। हर शाम मटके के अड्डे पर भारी भीड़ जमा होती थी। लेकिन 1964 में न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने रेट भेजना बंद कर दिया। अब मटका कैसे चलेगा? रेट कहां से आएंगे? जुआरियों में बेचैनी छा गई। यह एक बहुत बड़ा सवाल था। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इस खेल को एक कॉरपोरेट बिजनेस में बदल दिया, रतन खत्री। रतन खत्री, जो एक वक्त पर कल्याणजी भगत का ही मैनेजर हुआ करता था, उसका दिमाग बहुत तेज था। खत्री 1947 के बंटवारे के वक्त कराची से भारत आया था। उसने जुए के इस खेल को एक नया और आधुनिक रूप दिया। खत्री ने तय किया कि अब कॉटन के रेट का या अमेरिका का इंतजार नहीं किया जाएगा, हम अपना खेल खुद बनाएंगे। उसने एक बड़ा सा मिट्टी का मटका लिया, उसमें 0 से 9 तक के नंबरों वाली पर्चियां डालीं और एक कार्ड निकालकर नंबर खोलने का सिस्टम बना दिया। यह सिस्टम इतना पारदर्शी और लोगों के सामने होता था कि लोगों ने इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। खत्री ने अपना खुद का मटका शुरू किया, न्यू वर्ली मटका। खेल का तरीका बहुत ही दिलचस्प था। 3 पत्तों का एक सेट निकाला जाता था जिसे ओपन कहते थे और फिर 3 पत्तों का दूसरा सेट निकाला जाता था जिसे क्लोज कहते थे। इन पत्तों के नंबरों को जोड़कर जो आखिरी अंक बनता था वही मटके का लकी नंबर होता था। यह गणित इतना सटीक और किस्मत पर आधारित था
कि बड़े बड़े गणितज्ञ भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोग अपने सपनों का मतलब किताबों में ढूंढते थे और उसी हिसाब से नंबर लगाते थे। अगर रात को सपने में सांप दिखा तो उसका एक अलग नंबर होता था, अगर बारिश दिखी तो उसका अलग नंबर। यह एक पूरा कल्चर बन गया था। अब बंबई में दो मटके चल रहे थे, रतन खत्री और कल्याणजी भगत अब आमने सामने थे। लेकिन रतन खत्री का विजन कल्याणजी से बहुत बड़ा था। उसने मटके को सिर्फ बंबई की मिलों तक सीमित नहीं रखा, उसने पूरे भारत में मटका एजेंटों, बुकीज और पंटर्स का एक ऐसा जाल बिछाया जो किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से भी ज्यादा मजबूत और तेज था। हर नुक्कड़, हर पान की दुकान, हर चाय की टपरी पर मटके के नंबर लिखे जाने लगे। लोग कागज की पर्चियों पर अपने किस्मत के नंबर लिखते थे। रतन खत्री का मटका सोमवार से शुक्रवार तक चलता था, जबकि कल्याणजी का मटका सातों दिन चलता था। लेकिन खत्री की ईमानदारी के चर्चे पूरे देश में मशहूर हो चुके थे। जीतने वाले को उसका पैसा तुरंत उसी वक्त मिलता था। कोई बेईमानी नहीं, कोई धोखा नहीं, कोई बहाना नहीं। इसी ईमानदारी ने रतन खत्री को भारत का असली मटका किंग बना दिया। 70 का दशक आते आते खत्री के मटके का रोजाना का टर्नओवर 500 करोड़ रुपए को पार कर चुका था। 500 करोड़, वो भी उस जमाने में। यह रकम इतनी बड़ी थी कि सरकार की आंखें भी फटी की फटी रह गई थीं। रतन खत्री अब सिर्फ एक सट्टेबाज नहीं रहा था, वह बंबई का एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था। उसका रुतबा ऐसा था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उसकी चौखट पर पैसे मांगने आते थे। उसने कई बॉलीवुड फिल्मों को फाइनेंस किया। फिरोज खान और राज कपूर जैसे बड़े सितारे उसके दोस्त माने जाते थे। कहा तो यह भी जाता है कि फिरोज खान की मशहूर फिल्म धर्मात्मा का किरदार काफी हद तक रतन खत्री से ही प्रेरित था। खत्री का लाइफस्टाइल किसी हॉलीवुड स्टार से कम नहीं था। वह सिल्क के महंगे कुर्ते पहनता, विदेशों से मंगवाई गई कीमती घड़ियां बांधता और लग्जरी कारों के काफिले में घूमता था।